ने इस कैंप में शिरकत की। महकमे डॉक्टरों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हुए मवेशियों और मुर्गियों से इंसानों में मुंतकिल होने वाली बीमारियों के इंसदाद के बारे में जानकारी दी। जो माल मवेशी पालते हैं, गाय पालते हैं, पोल्ट्री पालते हैं, तो उनको ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी दे दें कि जो कुछ बीमारियां हैं जो जानवरों से इंसानों को लगती हैं। तो ऐसी बीमारियां हैं जैसे हमारा एंथ्रेक्स है, ब्रुसेलोसिस है, बर्ड फ्लू है और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। राजौरी में खुलेआम बच्चा मजदूरी जारी है। पुलिस इस मामले को संजीदगी से लेने की बात कर रही है। पुलिस ने आम लोगों से भी इस समाजी बुराई को खत्म करने की अपील की है। लेकिन बच्चा मजदूरी के साथ भी बहुत सारे इश्यूज जुड़े होते हैं। वो अपने आप में, बल्कि एक तो गरीबी गुर्बत होती है, उन्हीं के बच्चे जो हैं वो चाहे होटलों में, ढाबों में या सड़कों पे काम करते हैं। लेकिन कानून इसके मुतालिक जो है बिल्कुल वाज़ेह और साफ है कि बच्चा मजदूरी नहीं होनी चाहिए। जहां तक पुलिस का सवाल है, हम इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं अगर हमारे नोटिस में कहीं आता है। कुपवाड़ा जिले में गंदे पानी की निकासी के लिए अगरचे यूईडी महकमे ने ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने का काम शुरू किया है, ताहम कुपवाड़ा के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सामने पिछले 3 सालों से गंदा पानी जमा हो रहा है। अब इस गंदे पानी ने तालाब की शक्ल इख्तियार कर ली है। यहां से उठने वाली बदबू ने लोगों को काफी परेशान कर रखा है और बीमारियां फूट पड़ने का खतरा लाक हो गया है। इस मामले को जब ईटीवी ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के साथ उठाया तो उन्होंने यकीन दिलाया कि वो फौरी तौर पर इलाके का दौरा करके हालात का जायजा लेंगे और इस मसले के हल के लिए अहकाम देंगे। और आने वाले जो सीजन में, मौसम में जो सामने से आ रहा है, बारिश का, बर्फ का मौसम आ रहा है, यहाँ पे एकदम किसी को चलना नहीं आता है, मतलब चल नहीं पाता है। इसलिए अस्पताल का पूरा पानी इसी में जमा होता है। इसलिए जो ड्रेन बनी थी यहाँ पे और ऊपर से आई है, बनी हुई है, सामने किसी ने किस वजूहत पे इसको रोक के रखा है। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करते हैं, जमीन का जो मालिक है वो वहाँ से ड्रेन निकालने नहीं देते हैं। इस सिलसिले में 2 दफा हमने फैसला किया था, लेकिन अभी तक वो सेटल नहीं हुआ। तो कल मैंने प्रोग्राम बनाया है कि हम कल जा रहे हैं, मेरी सारी टीम साथ होगी। हम कोशिश करेंगे कि वो ड्रेन वहाँ से निकल जाए, ताकि वहाँ से जो हॉस्टल की तरफ से पानी वानी जमा हो जाता है वो सारा बाहर निकलेगा। हम लोगों से भी अपील करना चाहूंगा मैं कि लोगों को चाहिए कि वो ड्रेनेज सिस्टम को बिल्कुल से रुकावट के बगैर चलने दें। और आइए नाजरीन, अब आपको सीधे लिए चलते हैं वडोदरा रन फॉर यूनिटी में, जहां वजीर आला गुजरात नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं। आप शरीक हुए इस रन फॉर यूनिटी में और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। लाया जाएगा, देश के जन जन को जोड़ा जाएगा। इस अभियान के अंदर ये जो रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम है, आज हिंदुस्तान में 1100 से अधिक स्थानों पर 8 से 11 बजे के बीच में 40 लाख से अधिक एकता के सिपाही आज दौड़ने वाले हैं। मैं बड़ौदा के लोगों को भी शुभकामनाएं देता हूं। ये एकता के सिपाही है, देश की एकता के लिए कुछ करने की इच्छा रख करके, संकल्प लेकर के ये दौड़ने वाले लोग हैं। और भाइयों बहनों, आने वाली पीढ़ी को भी एकता के मंत्र से जोड़ना है और इसलिए पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब 2 लाख स्कूलों का संपर्क किया है। सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी 2 लाख स्कूलों में एकता पर निबंध स्पर्धा होगी। सभी भाषा के, सभी पहनावे के, सभी खान पान से जुड़े लोग, वो नई पीढ़ी
एकता के मंत्र पर निबंध लिखेगी और करीब 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा इनाम विजेता स्कूलों को दिए जाएंगे। करीब 5,500 स्कूलों को पूरे देश में इनाम मिलने वाला है। एकता के मंत्र को घर घर पहुंचाने के लिए नई पीढ़ी को भी जोड़ने का अभियान है। सरदार साहब लौह पुरुष थे, उस प्रतीक को लेकर के लोहा मांगा जाएगा। सरदार साहब किसान थे, इसलिए किसान पुत्र के रूप में सभी किसानों से खेती के काम में आया हुआ औजार का लोहा मांगा जाएगा। देश की एकता का काम किया था, इसलिए 7 लाख गांवों को जोड़ा जाएगा। भाइयों बहनों, ये भगीरथ काम का आज आरंभ हो रहा है। फरवरी तक इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। गांव गांव जाकर के सरदार साहब के उन महान प्रयासों से एकता के मंत्र को फिर से एक बार जगाने का प्रयास करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मेरा ये विश्वास है कि गुजरात आज आगे बढ़ा है, उसका कारण है गुजरात की एकता। गुजरात आगे बढ़ा है, उसका कारण है गुजरात में सद्भावना। गुजरात आगे बढ़ा है, उसका कारण है गुजरात में शांति, एकता, सद्भावना। इस मंत्र को लेकर के 12 साल के भीतर गुजरात ने विकास की नई ऊंचाइयों को पार किया है। हिंदुस्तान भी कर सकता है, देश आगे बढ़ सकता है। आइए नौजवानों, सरदार साहब के सपनों को पूरा करने के लिए एकता के मंत्र को हमारे जहन में उतारना है। एकता का मंत्र हमारी रगों में दौड़ता रहे। एकता का मंत्र हमारे हर सपनों को सजाता रहे। एकता का मंत्र हमारे संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम आदाब ईटीवी खास बात में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिरीन को न कैंपों में जगह और न घर जाने की इजाजत, हुकूमत ने भी खींचा हाथ। देवबंद में जमीयत के आलमी अमन सेमिनार में 60 मुल्कों के मंदुबीर की शिरकत। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पर आज इजलास आम। सर्जरी के मुजिब अबुल कासिम जहरावी की 7 साला तकारीर। दिल्ली में 3 रोजा सेमिनार जारी। ये अब हम आपको सीधे बड़ौदा लिए चलते हैं, जहां पर रन फॉर यूनिटी के शुरका से नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं। करोड़ देशवासियों का है ये कार्य की शुरुआत, भले गुजरात से हुई हो, लेकिन ये कार्य 125 करोड़ देश के सपनों को पूरा करने का प्रयास है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस पवित्र प्रयास को कृपा करके राजनीति के तराजू से न तोला जाए। ये राष्ट्रभक्ति का काम है, ये राष्ट्रनीति का काम है, देश को जोड़ने का काम है। दल कोई भी हो,
विचार कोई भी हो, विरोध कितने ही क्यों न हो, लेकिन देश के लिए तो एकता ही हमारी आगे बढ़ने की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। और इसलिए इस सबसे ताकतवर जड़ी बूटी को लेकर के, एकता की सबसे बड़ी ताकतवर औषध लेकर को भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सपना, और जितना ऊंचा सरदार साहब का स्मारक होगा, उतना ही ऊंचा पूरे विश्व में हिंदुस्तान का स्थान होगा। इन सपनों को लेकर के आगे बढ़े। फिर एक बार दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, सरदार पटेल। पूरी ताकत से 2 बार बोलिए, अमर रहे, अमर रहे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। मैं कहूंगा विविधता में एकता, आप कहेंगे हिंदुस्तान की विशेषता। विविधता में एकता, विविधता में एकता, विविधता में एकता। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपके ये थे नरेंद्र मोदी बड़ौदा में रन फॉर यूनिटी मैराथन की शुरका से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में हुकूमत साजी पर तजस्सुस बरकरार है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से बढ़ाई गई जैतून की शाख को कबूल करने के लिए कुछ शराइत रखी हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात करते हुए केजरीवाल ने उनसे मोहलत मांगी है। केजरीवाल ने हिमायत देने की होड़ में लगी कांग्रेस और बीजेपी से उन नुकात पर अपने नजरियात वाजे करने को कहा है जिन पर मुस्तकबिल की हुकूमत की बुनियाद टिकी होगी। केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी के लिए शर्तें तय कर रहे हैं। बिला शर्त तायद करने वालों की नीयत पर उन्हें शुबा है और केजरीवाल उनके माजी से वाकिफ हैं, इसलिए पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से इंतहाई मुहतात हैं। वो बिना सोचे समझे कोई ऐसा कदम उठाना नहीं चाहते जिससे अवाम में पार्टी की साख मुतासिर हो। इसलिए केजरीवाल ने सोनिया गांधी और राजनाथ सिंह को खत रवाना किया है। खत में उन्होंने जन लोकपाल बिल, दिल्ली से वीआईपी कल्चर के खात्मे, जनता मोहल्ला सभा को इलाके की जरूरतों पर फैसला लेने का इख्तियार देने समेत 18 मामलों पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करने को कहा है। 17-18 मुद्दे हम लोगों ने लिख के भेजे हैं और हमने उनसे कहा है कि ये कोई अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं होता। हम चाहते हैं कि आप हर मुद्दे के ऊपर अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि आपको इन मुद्दों पे क्या कहना है। और लास्ट में हमने ये भी लिखा है कि कृपया हर मुद्दे पर अपना नजरिया स्पष्ट बताइएगा, गोलमोल करके मत कहिएगा कि सैद्धांतिक रूप से हम आपके साथ हैं, जब सदन में मुद्दा आएगा तब बताएंगे, इस तरह के जवाब मत दीजिएगा। दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि हर मुद्दे पे आपको क्या कहना है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों जमातों ने आम आदमी पार्टी के इन शराइत को टाल मटोल का हरबा करार दिया है। एक बहुत गलतफहमी फैलाई गई आ रही है कि हम लोग ये सोचते हैं कि ये अपना समर्थन वापस न ले लें, ये न ले लें। विधानसभा की एक प्रक्रिया है, अगर हमने एक बार किसी को समर्थन दे दिया तो 6 महीने तक नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकता है विधानसभा के अंदर। तो आपको जब लोगों ने चुन के भेजा तो इसलिए कृपया करके मेरी आपसे अनुरोध है कि लोगों को गुमराह मत करिए, लोगों को बेवकूफ मत बनाइए, अपनी जिम्मेवारी से मत बचिए। कृपया आगे आइए और सरकार बनाइए और लोगों का भला करिए। ये दिल्ली के लोगों को दोबारा चुनाव में मत झोंकिए। जो तरीका अपनाया है, जानबूझ करके ऐसी शर्तें लगाई हैं कि कांग्रेस अपना उनसे समर्थन वापस ले ले और वो उनको एक बहाना मिल जाए अपने वायदे पूरे न करने का। बहरहाल अरविंद केजरीवाल ने नई शर्तें रखकर कहानी में नया पेच डाल दिया है, जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही अटपटा सा लग रहा है। इलाहिदा नजरियात की हामिल जमातें मसाइल पर यकजा होती फिलहाल नजर नहीं आती, यानी दिल्ली में हुकूमत साजी की सूरत बनती मालूम नहीं हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
बीजेपी की मुस्लिम दुश्मनी और कांग्रेस की मफाद परस्ती से तंग मुसलमान वोटर आम आदमी पार्टी को मुतबादिल के तौर पर देख रहा है। मुस्लिम तंजीमों का मानना है कि बीजेपी को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए मजबूरन कांग्रेस की हिमायत की अपील की गई थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी को एक मुतबादिल समझा जा रहा है। मुल्क में जब से फिरका परस्ती का माहौल पैदा हुआ है, मुसलमानों ने सेक्युलर पार्टियों का साथ दिया है। इन सेक्युलर पार्टियों में सबसे बड़ा नाम कांग्रेस का लिया जाता है। मुसलमान हमेशा कांग्रेस का साथ देते आए, लेकिन मुसलमानों को कौमी सतह पर यह शिकायत है कि कांग्रेस उन्हें महज वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है, लेकिन उनके मसाइल के हल के लिए वादे वईद तो करती है, मगर अमली इक़दाम के नाम पर सिफर है। कुछ मुस्लिम तंजीमों का ये इल्जाम भी है कि कांग्रेस एक तरफ तो बीजेपी का खौफ दिखाकर मुसलमानों का वोट हासिल कर रही है, तो दूसरी तरफ मुसलमानों को दहशतगर्दी के इल्जाम में जेलों में डाल रही है। कांग्रेस के इस दोहरे रवैये से मुल्क भर के मुसलमानों में बरहमी पाई जाती है। दिल्ली इंतखाबात में भी कुछ ऐसे ही हालात रहे, लेकिन मुस्लिम तंजीमों के पास कोई मुतबादिल नहीं था, इसलिए कांग्रेस की हिमायत का ऐलान किया गया। लेकिन इंतखाबी नताइज ने जो तस्वीर पेश की है, उससे आम आदमी पार्टी को मुतबादिल के तौर पर देखा जा रहा है। मुस्लिम तंजीमों का मानना है कि आम आदमी पार्टी का एजेंडा मुसलमानों के मुतालिबात से मिलता जुलता है, लेकिन मुस्लिम तंजीमों ने अभी भी कांग्रेस से पूरी नाउमीदी जाहिर नहीं की है। कि ये बात तो हम कह सकते हैं कि अब तक आपने किसी मुसलमान को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, अब आप इसका भी तजुर्बा करना चाहिए। मुसलमानों के वोट भी आपको मिलेंगे और हो सकता है कि गैर मुस्लिमों में जो सेक्युलर लोग हों वो भी उसकी तायीद करें। तो ये मुतालबा तो आप कर सकते हैं, लेकिन असलन ये फैसला करना पार्टी का काम होता है। कि कांग्रेस ने अभी तक मुसलमानों को वो जगह नहीं दी है जो उसे जगह मिलनी चाहिए, चाहे वो पार्टी के मैनेजमेंट का हिस्सा हो, चाहे वो इलेक्शन का हिस्सा हो, चाहे कोई बड़ी जिम्मेदारी का मामला हो। तो एक सबक तो ये छोड़ा है कि सेकुलरिज्म के नाम पे खौफ का पहलू न रखें। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के 8 कामयाब मेंबरान असेंबली में से 4 मुसलमान हैं। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवारों में एक बड़ी तादाद ऐसे उम्मीदवारों की है जिनके पास वोट बैंक नहीं थे। मुस्लिम सियासी तज्जियाकार मानते हैं कि अगर दिल्ली में दोबारा इंतखाबात होते हैं तो इम्कान है कि मुसलमान मुतबादिल की तरफ जाएं। अब अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो उस वक्त हालात के लिहाज से हम सोचेंगे पहले से हम कैसे कह सकते हैं कि क्या करना है। लेकिन ये भी देखना है कि चूंकि आम पार्टी को ये चाहिए था कि अपनी हुकूमत बनाए, जैसे उन्होंने बड़े बड़े ऐलान किए कि भाई किसी को बिजली का बिल नहीं देना, या इसी तरह के बहुत सारे ऐलानात हैं, तो क्या ये अमली हो भी सकता है या नहीं? अगर वो साबित कर देंगे तो पूरे नेशनल लेवल पे जो है उनकी जय जयकार हो जाएगी। तज्जिया निगारों का कहना है कि कांग्रेस की शिकस्त आवाम की नाराजगी की गम्माज है और इस नाराजगी का फायदा बीजेपी से ज्यादा आम आदमी पार्टी को मिला है। ईटीवी न्यूज, नई दिल्ली। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिरीन की कस्म पुरसी का आलम यह है कि न तो उन्हें कैंपों में रहने दिया जा रहा है, न उन्हें घर वापस जाने की इजाजत है। यही नहीं, उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली मामूली इमदाद भी बंद कर दी गई है। पेश मुजफ्फरनगर के पनाहगुज़ीनों की अलम भरी दास्तान। 7 सितंबर 2013 को उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले बदतरीन फसादात में जहां सरकारी तौर पर 62 और गैर सरकारी तौर पर सैकड़ों लोग मारे गए और दर्जनों अफराद लापता हैं, वहीं मुख्तलिफ कैंपों में 50,000 अफराद से ज्यादा पनाहगुज़ी मौजूद हैं। इन पनाहगुज़ीनों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जमीयत उलमा और दीगर फलाही तंजीमों ने बहुत हद तक इनकी मदद की, लेकिन सरकारी इमदाद की बात की जाए तो मामला तकरीबन सिफर है। पनाहगुज़ीनों को शर्तों पर मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन ये मुआवजा भी एक दिखावा है। वजीर आला अखिलेश यादव या हुकूमत के दूसरे वज़रा की बात सुने तो लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सच्चाई क्या है खुद मजलूमों की जबानी सुनिए। ये दंगा पीड़ित हुई थी 8 तारीख को, और उसके बाद में हम 13 तारीख को आ गए थे जी। 5 भाइयों में से एक का मुआवजा दिया है।
कहते हैं सरकार आते हैं यहाँ की मुजफ्फरनगर जिले की, अब भाई इन सीवर को हटाओ, अच्छा ये और कहीं भी जाओ। तो जी हमारा मुआवजे में 25,000 में तो नाम है और 5 लाख में नाम नहीं है जी हमारा। तहसीलदार ने, एसडीएम ने, इन्होंने सरों ने एफआईडी दबा रखी तहसील में, तो मेरा कोई मुआवजा नहीं आया जी। एफआईडी दबाने के बाद में हमें धमकी देता है जी, धमकी देने के बाद में जी फिर मतलब एक हो जी हम अपने बाहर निकल जाते हैं। तो तहसीलदार ने भी, उनने भी, सब ने हमारी जलीलत कर रखी है जी। इन बयानात से अंदाजा हो जाता है कि यूपी हुकूमत मुआवजा देने, फसाद के असरात को कम करने या शरपसंदों पर लगाम लगाने के बारे में कितना संजीदा है। बात यही खत्म नहीं हो जाती। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि मुतासिरीन अपने घरों को वापस जाने को तैयार नहीं है। अब घर वापस जाने के लिए है एफिडेविट उन्होंने हमारे से इसलिए बनवा रखे हैं कि आप गांव के अंदर जाओगे ही नहीं, आपको जो सरकार मुआवजा दे रही है इस वजह से दे रही है कि आप कतई भी गांव के अंदर नहीं जाने के। इसलिए नहीं जा रहे जी क्योंकि मालवी सब धमकी देते हैं, जाट भी लोग कह रहे हैं कि दंगे जो गांव में आओगे तो तुम्हें मार डाल देंगे, क्योंकि हमारा बब्बा इस्लाम भी मारेगा उधर ही। हम जा रहे नहीं जी, हमें डर लगता है जी उनसे। डर किस बात का? अगर आप अपने घर जा रहे हैं, अपनी जगह पे जा रहे हैं, तो डर किस बात? नहीं जी, जाने के नहीं जी। हम अपने घर वापस करेंगे क्या जाके? हमारा क्या घर है वहाँ? जब पेट्रोल छिड़क के उन्होंने मस्जिदों में, हमारे घरों में आग लगा दी तो क्या रह गया हमारा वहाँ? हमारी बहू बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया गया तो क्या है हमारा गाँव में? पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये काम हुआ। ओमवीर सिरोही जो थाने का इंचार्ज था, 1000 फोन मेरे गाँव से और मैंने खुद किए हैं, उसकी मौजूदगी में ये काम हुआ है जो मेरे पापा को काट दिया गया। पिछले चंद दिनों में इन कैंपों में 40 बच्चों की मौत हो चुकी है। आम लोगों को शायद मालूम न हो कि यूपी हुकूमत में तकरीबन 1 दर्जन मुस्लिम वज़रा हैं और तकरीबन 6 दर्जन मुस्लिम एमएलएज हैं। लेकिन इन नुमाइंदों को इनकी कितनी परवाह है, इसका अंदाजा आम लोग आसानी से लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद यूपी हुकूमत को होश आया और उसने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। एसआईटी को हिदायत दी गई कि वो अपनी रिपोर्ट 1 माह के अंदर पेश करे। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर यूपी हुकूमत कितनी ईमानदारी से अमल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जमीयत उलमा हिंद का सिरोजा बैन अल-अक़वामी आलमी अमन सेमिनार जारी है। आज दिल्ली के रामलीला मैदान पर इजलास आम मुनक्किद होगा। सेमिनार के दूसरे रोज आलमी अमन, भाईचारा और हिंदुस्तान की आजादी में उलमा के किरदार पर रोशनी डाली गई। इस कॉन्फ्रेंस में 7 मुल्कों के नुमाइंदे भी शरीक हैं। जमीयत के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी का कहना है कि इस्लाम के हकीकी पैगाम को बिरादरान वतन तक पहुंचाना भी इस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद है। श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, इंग्लैंड, असल में ये सार्क कंट्रीज के जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, धार्मिक रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, इनको जमा किया गया है। दुनिया में खासतौर से इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पीसफुल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाए, इस्लाम की जो सही पैगाम है अमन के बारे में, उसके बारे में चर्चा होगी।
मॉडर्न सर्जरी, दांतों के जदीद तरीक़े इलाज, हड्डियों को जोड़ने का जदीद तरीका, अद्वियात के मुजिद और तिब्बी मैदान में गिरां कदर खिदमात अंजाम देने वाले अबुल कासिम ज़हरावी को उनके यौम पैदाइश पर 1000 साल बाद याद किया जा रहा है। दिल्ली में मुनक़िदा सरोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह मरकजी वजीर के रहमान खान ने किया। अबुल कासिम ज़हरावी ऐसे अजीम साइंसदान जिन्होंने कुरान करीम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए अल तसरीफ जैसी शाहकार तसनीफ की और दुनिया को तौहम परस्ती से निकालकर जदीद साइंस से मुतारिफ कराया। आज जिस इल्म को मॉडर्न साइंस का नाम दिया जा रहा है, अबुल कासिम ज़हरावी ने 1000 साल पहले उस पर रिसर्च की। इस अजीम डॉक्टर, सर्जन, मुफक्किर और मेडिकल साइंस के माहिर के कारनामों को दुनिया के सामने लाने के लिए दिल्ली में 3 रोजा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। पहले शख्स थे न सिर्फ इस्लामी दुनिया में बल्कि पूरे उस वक्त के आलम में जिन्होंने इसको तहरीर में लाया, किताब लिखी। और उनकी किताब, वो किताब तसरीफ, वो किताब 500 साल तक न सिर्फ अरब और मुस्लिम दुनिया में बल्कि यूरोप में, इंग्लैंड में, कैम्ब्रिज में, पर्डुआ यूनिवर्सिटी में, जर्मनी में वो टेक्स्ट बुक सर्जरी रही। तो हमने भी टेक्स्ट बुक ली थी किताब, लेकिन एक एडिशन निकला, 2 एडिशन निकला। लेकिन जो किताब 500 साल तक टेक्स्ट बुक ऑफ सर्जरी रहे उस वक्त की दुनिया में, उस वक्त जाहिर है उस वक्त अमेरिका नहीं था, उस वक्त नहीं, तो उसके पीछे कितनी मेहनत होगी और उसमें कितना इल्म उसमें समाया हुआ होगा, आप समझ सकते हैं। जो स्पेनिश हैं, अरब बैकग्राउंड के हैं, उनके 1000 ईयर्स मुकम्मल हुए हैं, वो फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी कहलाते हैं। इसलिए हम उनके याददाश्त को ताज़ा करना चाहते थे। इत्तेफाक से एक लैंडमार्क 1000 ईयर्स दिसंबर 14 उनकी एनिवर्सरी है, तो उस लिहाज से उनको मुनक़िद किया गया। दानिश्वरों का मानना है कि इस्लामी दुनिया का दामन साइंसी इजादात से मालामाल है। हमारे अजदाद के कारनामे ऐसे हैं जिनसे पूरी दुनिया और खास तौर से नई नस्ल को मुतारिफ करवाना जरूरी है ताकि हम अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चल सकें। तनाज़ुली हुई वैसे वैसे हम खुद अपने उन अजीम शख्सियत को भूले जिसके को दुनिया तो कबूल कर चुकी है और हम उससे इंस्पायर नहीं हो रहे, उससे कुछ जज्बा नहीं बेदार कर रहे हैं, हम उस मैदान में नहीं जा रहे हैं। तो उनको मुंतखब करने का ये है कि एक ऐसी शख्सियत जिसको दुनिया रिकॉग्नाइज कर चुकी है, वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी और इंस्पिरेशन का है, खास तौर से नौजवानों को अमूमी तौर पे और मुसलमान नौजवानों को खास तौर पे ये जानना है कि उनके आबा व अजदाद का हर मैदान में बेशुमार काम है। इस सह रोजा कॉन्फ्रेंस में अबुल कासिम ज़हरावी के ईजाद करदा मुख्तलिफ आलात और उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया है। ETV न्यूज, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश मदरसे के कुछ असातिज़ा ने कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी से मुलाकात की। वह अपने कांग्रेस अक़ीदती सेल के चेयरमैन सलमान खुर्शीद के हमरा राहुल गांधी से मुलाकात की और तनख्वाह के अलावा उन्हें दरपेश मसाइल से वाकिफ कराया। बताया जाता है कि राहुल गांधी ने टीचरों के मसाइल हल करने का यकीन दिलाया है। कर्नाटक में औकाफ इमलाक की आमदनी में इजाफा दर्ज हो रहा है। मजमूई आमदनी में इजाफे की वजह से वक्फ बोर्ड को जायद आमदनी हासिल होगी। हर साल वक्फ बोर्ड को औकाफी इदारों से तकरीबन 2 करोड़ रुपए हासिल हो रहे थे। साल 2013-14 के दरमियान बोर्ड को 3 करोड़ रुपए तक की आमदनी हासिल होने की तवक्को है। का जो कंट्रीब्यूशन आ रहा था वो तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख से 2 करोड़ था। अब अल्लाह के फजल से 2.5 करोड़ से 3 करोड़ तक एक इनकम कंट्रीब्यूशन होगा। ये कंट्रीब्यूशन जैसा इनका ज्यादा होगा, इसी तरह से इदारों का इनकम भी बढ़ गया। जब इदारों का इनकम बढ़ता है जब भी हमारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पर मदरसा में इनकम थी तो माहाना तकरीबन 3 लाख के करीब थे। आज अल्लाह के फजल से 7 से 8 लाख तक वहां की इनकम होगी। मगरबी बंगाल हुकूमत ने 10,000 मदरसों को मंजूरी दी थी,
लेकिन सरकारी ग्रांट के बगैर दी गई ये मंजूरी मदारिस के जिम्मेदारों को मुतवज्जह नहीं कर पाई। अब मदरसा बोर्ड ने 212 मदरसों के लिए सरकारी मंजूरी का ऐलान किया है। मदरसा